हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और अब वक्त है डरने का। और आज फिर से आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं व्यूअर्स की भेजी कुछ और सच्ची डरावनी कहानियां। अगर आपको सच्ची डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हर हफ्ते आपके लिए बहुत सी सच्ची डरावनी कहानियां लेकर आता हूं, तो खुद भी सुनिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और मजा लीजिए इन सच्ची डरावनी कहानियों का। मैं आपको जो बताने वाला हूं यह कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल सच्ची घटना है जिसको याद करके मेरे आज भी पसीने छूट जाते हैं। एक बार मेरे गांव से खबर मिली कि मेरे ताऊजी का लड़का कुएं में गिर गया है और उसको पटियाला के राजेंद्र हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। जब मुझे उसकी खबर मिली तो मैं जल्दी से उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचा। वो बेहोश था। उसके सिर में गहरी चोट लगी थी और हालत नाजुक थी। सर की चोट की वजह से डॉक्टर्स ने उसके पैर की चोट पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया और जल्दी से पैर में टांके लगा दिए। उससे मिलने के बाद मैं चंडीगढ़ वापस आ गया। उसकी कंडीशन बहुत सीरियस थी, इसलिए उसके गांव के कुछ लोग उसको लुधियाना के दयानंद मेडिकल कॉलेज लेकर गए और वहां एडमिट करवा दिया। कुछ दिन बाद मैं फिर से लुधियाना पहुंचा उससे मिलने के लिए, तो डॉक्टर ने बताया कि उसकी टांग काटनी पड़ेगी, क्योंकि पहले टांग को साफ किए बिना ही उसके टांके लगा दिए गए थे। अंदर से पैर की मेन नर्व कट गई थी, इसलिए अब पूरी टांग को ही काटना था। मेरे पापा भी वहां पहुंच चुके थे। हमने वहां उसको ब्लड डोनेट किया और फिर हम वापस अपने घर के लिए निकल पड़े। लुधियाना के ट्रैफिक से निकलते निकलते रात के 11 बज गए थे। कार पापा चला रहे थे। हाईवे पर हम लोग फुल स्पीड से जा रहे थे। दूर दूर तक सड़क बिल्कुल सुनसान थी कि तभी अचानक पता नहीं कहां से हमें एक 7-8 फीट लंबा आदमी सड़क के बीचों बीच खड़ा दिखाई दिया। उसके सिर के बाल खुले थे और उसके घुटनों तक पहुंच रहे थे। उसने अपने शरीर पे कुछ नहीं पहन रखा था सिवाय एक धोती के, जैसे कि वो कोई साधु हो। वो हमें बस एक झलक ही दिखा था और उसको बचाने के लिए पापा ने एकदम से कार दूसरी तरफ घुमा दी। बड़ी मुश्किल से हमारी गाड़ी संभली थी। अगर थोड़ी सी भी चूक होती तो हमारी कार इतनी स्पीड में साइड लगे पेड़ों से टकरा जाती। गाड़ी रुकी तो मैंने जल्दी से उतर के उस आदमी को देखा, लेकिन उसका तो कोई नामो निशान नहीं था। मैं वापस कार में आके बैठ गया और मन ही मन उस आदमी के बारे में सोचने लगा। 3 बजे तक हम लोग अपने घर पहुंच गए। मैंने अपनी मम्मी को कुछ नहीं बताया, लेकिन उस दिन से ही मेरी लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो गई। मेरी पढ़ाई बिल्कुल छूट गई। मैं हर समय उदास गुमसुम रहने लगा। जो भी कच्चा पक्का मिलता वो खा लेता। कुछ ही महीनों बाद मेरी हालत और खराब होने लगी। मेरा वजन कम होने लगा। हमने चंडीगढ़ के बड़े से बड़े डॉक्टर्स को भी दिखाया, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आया। फिर चंडीगढ़ के एक बहुत बड़े डॉक्टर को दिखाया तो उसने कुछ टेस्ट करवाए और टेस्ट में उसको प्रॉब्लम समझ में आ गई। उसने बताया कि आपकी आंतों में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया है। लेकिन हैरानी थी कि डॉक्टर मुझे स्ट्रेस की दवाई दे रहे थे। मेरा वजन और कम होने लगा। मैं बिल्कुल कमजोर हो चुका था। मुझे अपनी आंखों के सामने अपनी मौत नजर आने लगी थी। मुझे यकीन था कि अब मैं पक्का मरूंगा, लेकिन डॉक्टर्स की अकल पर तो जैसे पत्थर पड़ गया था। वो मुझे स्ट्रेस की दवाई दिए जा रहे थे। मुझे आज भी याद है उस दवा का नाम कोडीन था, जो कि अफीम के नशे से बनती है। उसे खाकर मैं दिन भर सोया रहता। हार कर हमने देसी इलाज शुरू करवाया। नीम, हकीमों, वैद्य सबके पास गए, लेकिन सब बेकार थे। मेरी माँ ने ना जाने कितने मंदिरों, गुरुद्वारों के सामने माथा रगड़ा, लेकिन मेरी हालत बिगड़ती जा रही थी। फिर किसी ने बताया कि आप इसको बाबा बालकनाथ जी के मंदिर लेकर जाओ। मुझे तो तब तक पता भी नहीं था कि बाबा बालकनाथ कौन है, लेकिन मैं वहां चला गया। वहां गया
तो वहां के सेवादार ने आंखें बंद करके ध्यान लगाया और बोले कि तू ऐसे कैसे ले जाएगा इसे अपने साथ। उन्होंने मुझे और तो कुछ नहीं बताया, बस इतना ही बोले कि अब जब भी आप डॉक्टर्स के पास जाओ तो 2 लड्डू रास्ते में रख देना और उसके बाद भूल के भी पीछे मुड़ के मत देखना। मैं ये सब नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानता था, लेकिन मेरी माँ की जिद पर मैं ये करने को तैयार हो गया। हमने लुधियाना के एक डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट ले ली। अब हमें उसी रास्ते से जाना था जहां पहली बार मुझे वो आदमी दिखाई दिया था, लेकिन घर से कुछ दूर जाते ही हमारी गाड़ी बहुत गर्म हो गई। इंजन से धुआं निकलने लगा। मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं बाहर चल के जाऊं, तो पापा अकेले ही बाहर से पानी लेकर आए और इंजन में डाला। मेरे पापा भी इन सब चीज़ों को नहीं मानते थे, लेकिन पापा ने कहा कि तू ये लड्डू रास्ते में रख दे, नहीं तो तेरी माँ मुझ पे बहुत गुस्सा करेगी। तो मैंने रास्ते में एक जगह पर वो लड्डू रख दिए और पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर हम डॉक्टर के पास पहुंचे तो डॉक्टर ने पिछले साल वाली रिपोर्ट्स देखी तो बोला कि अगर आप आने में थोड़ी देर और कर देते तो ये पक्का मर जाता। डॉक्टर ने मेरे कुछ और टेस्ट करवाए। मैंने दवाइयां शुरू की और इस बार मैं फिर से पहले जैसा हट्टा कट्टा हो गया। आज मैं पूरी दुनिया घूम चुका हूं, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पता नहीं कहां कहां। आज सोचता हूं कि तब अगर मैं मर जाता तो क्या होता। भूत प्रेत जैसी चीजें इस दुनिया में होती हैं और जब ये आपकी जिंदगी में आते हैं तो आपको तबाह कर देते हैं। ये आपके सोचने समझने की शक्ति पर पर्दा डाल देते हैं। उस रात मैंने उसको सिर्फ एक झलक देखा था, लेकिन उस एक झलक ने मेरी पूरी जिंदगी बदल के रख दी। मैं आज भी जब वो रात याद करता हूं तो सहम जाता हूं। मेरा नाम अभिनय पांडे है। मैं आपको अपने एक दोस्त अभय की कहानी बताने जा रहा हूं, जो मेरे साथ मेरे गांव में रहता था। आज वो इस दुनिया में नहीं है। मैं ये सब किसी को बताना नहीं चाहता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि सबको पता लगे कि अपने बड़ों की बात ना मानना कितना बुरा हो सकता है। यह बात तब की है जब मैं 9th क्लास में पढ़ता था। वो आषाढ़ का महीना चल रहा था। वैसे तो ज्यादातर जगहों में उस टाइम पर बारिश नहीं होती थी, लेकिन हमारे यहाँ आषाढ़ में ही बारिश शुरू हो जाती थी और श्रावण आते आते तो बाढ़ तक की नौबत आ जाती थी। फिर एक दिन शनिवार को मेरे भैया और उनके कुछ दोस्त अभय के साथ नदी में नहाने गए थे। घर के बड़े हमेशा उन लोगों को नदी में जाने को मना करते थे, लेकिन वो नहीं मानते थे। फिर उसी शाम 4 बजे के करीब मैं अपने घर में ही था कि अचानक से बाहर से लोगों के चीखने और रोने की आवाजें आने लगी। मैं जल्दी से उठा और बाहर जाके देखा तो देखा कि मेरे भैया, जो कि मेरे मामा के लड़के थे, वो बाहर बेहोश पड़े थे। उनके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था और आसपास के लोग उनको कपड़े पहनाने की कोशिश कर रहे थे। पता चला कि वो चारों दोस्त नदी में नहा ही रहे थे कि अचानक से डैम का पानी खोल दिया गया और वो सारे नदी के पानी में बह गए। मेरे भैया और उनके एक दोस्त पंकज, उन दोनों को पास के दामोदर नाथ मंदिर के सामने से ढूंढ लिया गया और उनको जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन उनके बाकी 2 दोस्त अभय और बंटी अभी भी नहीं मिले थे। और फिर बहुत ढूंढने के बाद रात 9:30 बजे के करीब अभय भी मिल गया। और सबसे हैरानी की बात थी कि उसकी सांसें अभी भी चल रही थी, लेकिन वो बहुत ही बुरी हालत में मिला था। उसका कमर से लेकर नीचे तक का हिस्सा पूरा नाले की मिट्टी में धंसा हुआ था। उसको निकालने के बाद उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन टैंक ना होने की वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन गांव में सब यही मान रहे थे कि वो जिंदा है। लेकिन जब उसकी डेड बॉडी घर आई तो सब रोने लगे। अगले दिन उसका अंतिम संस्कार किया गया और उसके बाद सब लोग अपने अपने कामों में लग गए, लेकिन बंटी अभी भी नहीं मिला था। फिर 2 दिन बाद बंटी की लाश भी मिल गई। उसकी लाश बहुत बुरी हालत में थी। पूरा शरीर पानी की वजह से फूल गया था।
लाश पहचानने में भी नहीं आ रही थी। मुश्किल से उसके कपड़ों से उसकी पहचान की गई। उन सबके परिवारों के ऊपर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। लेकिन यह सब यहीं खत्म नहीं हुआ। उस दिन के बाद से ही आसपास के लोगों को हर रात किसी के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। एक दिन अभय की मां ने मुझे बताया कि रात में अभय उनके पास आया था और मुझसे खाना मांग रहा था। बोला मुझे भूख लगी है। उसकी मां की ऐसी हालत हमसे देखी नहीं जाती थी। हम सब इसको उनका वहम ही समझते थे। तो एक दिन हमने उनसे कहा कि आप उसकी पसंद का खाना बना के कहीं रख दीजिए, वो फिर आपके पास नहीं आएगा। लेकिन ये हमारी बहुत बड़ी भूल थी। उसकी मम्मी ने उसके चौथे में ही उसकी पसंद का चिकन बना के रख दिया और उसी रात से ही हर रात कोई हम सब दोस्तों के घर में आता और अभय की आवाज में हमें बाहर बुलाता। एक रात मैं छत पर लेटा हुआ था। उन दिनों बारिश का मौसम था, लेकिन उस रात बारिश नहीं हो रही थी। छत पर लेटा हुआ मैं बस यही सोच रहा था कि अब इतने दिनों से बारिश नहीं हो रही है, लेकिन जब अभय को मारना था तब इतनी बारिश हो रही थी। मैं लेटा ही हुआ था कि तभी मुझे अभय की आवाज सुनाई दी, भाई नीचे आ जरा, तुझे कुछ दिखाता हूं। वो आवाज तो अभय की थी, लेकिन मुझे पता था ये जरूर उसकी आत्मा है। मैंने सोचा आज चल के देख ही लेता हूं कि वो क्या कहता है। आखिर है तो मेरा दोस्त ही, चाहे वो अब मरी क्यों ना चुका हो। लेकिन नीचे उतरने से पहले मैंने ऊपर छत से ही नीचे झुक के देखा तो देखा कि हमारे दरवाजे पर तो कोई भी नहीं खड़ा था, लेकिन थोड़ी ही दूर एक औरत जिसके बाल बहुत ही लंबे थे वो मेरे घर से कुछ दूर खड़ी थी। लेकिन मुझे फिर से अभय की आवाज आई, नीचे आ भाई। मैं समझ गया कि ये अभय नहीं, जरूर कोई पिशाचनी है। लेकिन वो चाह के भी मेरे घर के नजदीक नहीं आ पा रही थी। हल्की हल्की रोशनी में मैं उसका चेहरा भी देख पा रहा था। वो डरावनी नहीं थी, बल्कि उसका चेहरा तो बहुत ही खूबसूरत था। मैं उस वक्त छत की रेलिंग के बिल्कुल कोने पे ही खड़ा था और अचानक से मेरा बैलेंस बिगड़ा और मैं गिरने ही वाला था कि किसी ने मुझे पीछे पकड़ के खींच लिया। मैंने फिर से उस औरत की तरफ देखा, वो वहीं खड़ी थी। फिर उसने मुझे दूसरी तरफ हाथ करके इशारा किया। मैंने उस तरफ देखा तो देखा कि वहां एक आदमी जिसका चेहरा बिल्कुल कुचला हुआ लग रहा था वो वहां खड़ा था और वो आवाजें मुझे वो आदमी ही लगा रहा था। मुझे देखते ही वो आदमी और भयानक आवाजें निकालने लगा। मैं उसी वक्त नीचे अपने कमरे में चला गया। उस रात हमारे घर में सिर्फ मेरी दादी और छोटी बहन ही थे। अगली सुबह जब हम उठे तो मेरी बहन ने बताया कि रात में उसकी खिड़की से किसी ने हाथ निकाल के उसका गला दबाने की कोशिश की थी। मैंने भी अपने दादाजी को रात की सारी बात बताई तो उन्होंने अभय की मां को हमारे घर बुलाया। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या तुमने पिछले कुछ दिनों में मांस बनाया था। उन्होंने कहा हाँ। तो दादाजी ने बताया कि कल रात वो एक प्रेत था और वो तुमको नीचे बुला के तुमको मारना चाहता था, लेकिन वहां कोई अच्छी शक्ति भी मौजूद थी जो तुमको बचा रही थी। और फिर उसी रात से पूरे मोहल्ले में उस प्रेत का आतंक फैल गया। वो रात में किसी भी समय किसी भी घर का दरवाजा पीटने लगता, जोर जोर से हंसने लगता, लेकिन सिर्फ हमारे 4 घरों में ही वो नहीं आता था। वो तब तक मोहल्ले वालों को परेशान करता रहा जब तक मोहल्ले के बाकी लोग जो हॉस्पिटल में मेरे भाई और पंकज के पास थे वो सब वापस नहीं आ गए। उनके वापस आने के बाद सब कुछ पहले जैसा हो गया। मेरा नाम प्रवीण है। मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूं ये 12 साल पुरानी है। मैं उन दिनों स्कूल में पढ़ा करता था। तो एक दिन मेरे एक दोस्त का जन्मदिन था, तो हम सब दोस्तों ने उसे शराब की पार्टी देने को कहा। तो वो बोला कि चलो इस बार हम ऐसी जगह पार्टी करते हैं जो हमें पूरी उम्र याद रहे। तो हम सब तैयार हो गए। तो एक दोस्त ने बताया कि शहर से 10-12 किलोमीटर दूर एक हवेली है और वो हवेली बिल्कुल सुनसान जगह पर है।
वहां कोई आता जाता नहीं है। किसी जमाने में वहां के राजा उस हवेली में शिकार करने आते थे, लेकिन अब वहां कोई नहीं आता। उसने बताया कि उस हवेली के पास में ही एक छोटी सी लेक भी है, जिसको सुसाइड लेक के नाम से बुलाते हैं, क्योंकि बहुत से लोग उस लेक में सुसाइड कर चुके हैं। उस जगह के बारे में सुनते ही हम सब वहां जाने को तैयार हो गए। हम बहुत एक्साइटेड थे। फिर शाम को हमने खाने पीने का सामान लिया और उस जगह पहुंच गए। वहां पहुंचे तो देखा कि वो हवेली तो दिखने में ही बहुत खतरनाक लग रही थी। उस जगह ना तो कोई आबादी थी और ना ही कोई रोशनी। हमने पास में ही एक ठीक ठाक सी जगह ढूंढी और वहां चटाई बिछाकर बैठ गए और शराब पीने लगे। शराब पीते हुए हम सब आपस में हंसी मजाक कर रहे थे और फिर हम भूतों की बातें करने लगे। नशा भी चढ़ने लगा था। तभी मेरा एक दोस्त खड़ा हो गया और नशे में ही भूतों को जोर जोर से गालियां देने लगा और उनको ललकारने लगा। हम सबने उसको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इतना नशे में था कि हमारे काबू में ही नहीं आ रहा था। और फिर उसको उसकी गालियों का जवाब मिल गया। अचानक से हवा में ही उसको थप्पड़ पड़ने लगे और आसमान से ही पता नहीं कहां से उसके ऊपर पत्थर पड़ने लगे। चारों तरफ से अजीब अजीब भयानक आवाजें आने लगीं। लेकिन हैरानी की बात थी कि वो पत्थर सिर्फ उसे ही लग रहे थे, हम में से और किसी को नहीं। सबका नशा एकदम से उतर गया। हम सब बहुत डर गए और जोर जोर से उस ना दिखाई देने वाली ताकत से माफी मांगने लगे, भगवान का नाम लेने लगे। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो जो कुछ भी था शायद बहुत गुस्से में था। हम सब अपना सारा सामान वहीं छोड़ के वहां से अपनी बाइक की तरफ भागने लगे। लेकिन भागते हुए भी हमने देखा कि एक काले रंग की बिल्ली मेरे उस दोस्त के पीछे पीछे भाग रही थी जिसने भूतों को गाली दी थी। किसी तरह हम लोग अपनी बाइक्स पर पहुंचे और वहां से भागने लगे, लेकिन वो बाइक से गिर गया। उसको बहुत चोटें लगी। आखिर में किसी तरह हम अपने घर पहुंचे। घर आने के बाद मेरे उस दोस्त को कई दिनों तक बहुत तेज बुखार रहा और उस दिन के बाद से हम लोग उस जगह फिर कभी वापस नहीं गए। मेरा नाम अथर्व है। मैं जो घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, यह मेरे एक अंकल के साथ घटी थी। यह बात साल 1987 की है। उन दिनों मेरे ये अंकल नौकरी के लिए छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक किराए के मकान में रहा करते थे। उनका घर ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर था और नीचे वाले फ्लोर पर मकान मालिक रहता था। तो एक रात वो अंकल रोज की ही तरह अपने काम से घर वापस आ रहे थे, लेकिन उस रात उन्हें काफी देर हो गई थी। रात के 11:30 बज चुके थे। बहुत मुश्किल से उन्हें एक ऑटो मिला, तो वो उस ऑटो में बैठ गए और घर आने लगे। वो घर पहुंचने ही वाले थे कि उनको रास्ते में एक लड़की खड़ी दिखाई दी। उस लड़की ने ऑटो रुकवाया और ऑटो वाले से बोली कि भैया मुझे थोड़ा सा आगे तक छोड़ दोगे। ऑटो वाला तैयार हो गया और उसे ऑटो में बिठा लिया। थोड़ी देर बाद अंकल का घर आ गया और वो ऑटो से उतरने लगे। अंकल ऑटो से उतरे तो वो लड़की भी वहीं उतर गई और उनके साथ साथ चलने लगी। अंकल अपने घर पहुंच गए और मुड़ के देखा तो देखा कि वो लड़की उन्हीं के पीछे खड़ी थी। अंकल को बहुत हैरानी हुई। उन्होंने उस लड़की से पूछा कि मैम आप मेरे साथ क्यों आ रही हैं? तो वो लड़की बोली कि मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूं। इतना बोल के वो उनके घर के अंदर घुस गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। उसको ऐसा करता देख अंकल अचानक से घबरा गए और इससे पहले कि वो कुछ बोलते, वो लड़की भारी सी आवाज में बोली, तुम जो मांगोगे मैं तुमको दूंगी, बस मुझे अपने साथ रहने दो। कपड़े, पैसे, तुम जो बोलोगे मैं तुमको दे दूंगी। अंकल को उस वक्त कुछ समझ नहीं आया। वो बहुत ज्यादा डर गए थे और डर के मारे उन्होंने उसकी हाँ में हाँ मिला दी। और उस दिन के बाद से वो लड़की उनके साथ ही रहने लगी। असल में वो लड़की एक जिन थी।
और वो उनको उनकी पसंद की सारी महंगी से महंगी चीजें लाकर देती। 1 महीना हो चला था। वो रोज रात को अंकल के साथ ही उनके घर में आती, लेकिन अंकल दिन पर दिन कमजोर होते जा रहे थे। शायद वो जिन उनका खून चूसती जा रही थी। तो एक दिन उनके मकान मालिक ने उनसे पूछ ही लिया कि तुम दिन पर दिन इतने पतले कैसे होते जा रहे हो, और वो लड़की कौन है जो रोज रात तुम्हारे साथ आती है? तो अंकल ने कहा कि वो एक जिन है और वो मेरा खून चूस रही है। अगर कुछ दिन और ऐसे ही चलता रहा तो मैं मर जाऊंगा। मैं उसे रोक नहीं सकता। तो मकान मालिक ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम ये शहर छोड़ दो और कहीं और चले जाओ। तो अंकल बोले कि मैं ये नौकरी छोड़ के नहीं जा सकता। तो मकान मालिक ने उनको समझाया कि नौकरी तो और भी मिल जाएंगी, लेकिन जिंदगी नहीं मिलेगी। मैं तुम्हारी भोपाल की टिकट करवा देता हूं, तुम वहां चले जाओ। तो अंकल तैयार हो गए। अगले ही दिन उनके मकान मालिक ने उनको कुछ नए कपड़े दिए और उनकी टिकट करवा के उनको वहां से भेज दिया। लेकिन उसके बाद जब कई दिनों तक उनका कुछ पता नहीं चला, तो हमने उनके मकान मालिक से पता किया। तो उसने हमें ये सारी बात बताई। लेकिन उस दिन के बाद से वो अंकल फिर कभी वापस नहीं आए। मेरा नाम निशु सिंह है। मैं झारखंड की रहने वाली हूं। ये कहानी जो मैं आपको बता रही हूं, इसको बीते आज 15 साल हो चुके हैं। यह सब मेरी नानी के साथ हुआ था। मेरी नानी बिहार में रहा करती थी। एक रात नानी और उनकी एक दोस्त दोनों एक साथ सो रहे थे। सोते सोते उनको बाहर से किसी मुर्गे की आवाज सुनाई दी। उन दिनों उनके घर में घड़ी नहीं होती थी, इसलिए उनको नहीं पता था कि क्या टाइम हुआ है। मुर्गे की आवाज सुन के वो दोनों उठ गए। उनको लगा कि सुबह हो गई है, लेकिन सुबह हुई नहीं थी। उस वक्त रात के 2 बज रहे थे। सुबह उठ के वो सबसे पहले खेत में पानी लगाने जाती थी। तो उस दिन भी वो उठ के अपनी दोस्त के साथ खेत में चली गईं और पानी लगाने लगीं। वो दोनों खेत में पानी लगा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि कोई जानवर सामने तालाब में खड़ा था। वो दिखने में किसी भैंसे जैसा लग रहा था, इसलिए पहले तो उन्होंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर उनके देखते ही देखते वो किसी दूसरे जानवर में बदल गया। नानी अपनी दोस्त को यह बता ही रही थी कि उनके देखते ही देखते वो एक इंसान के रूप में बदल गया और तेजी से उनकी तरफ भाग के आने लगा। वो देख के नानी और उनकी दोस्त अपनी पूरी ताकत लगा के वहां से भागने लगी और भागते भागते गांव के अंदर पहुंची। गांव में पहुंच के उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो वो आदमी वहां से गायब हो चुका था। यह कहानी बिल्कुल सच्ची है।